Hello everyone, welcome back to Auto IAS Academy YouTube channel and I am प्रोफेसर के एस संधू। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कि अगर हम पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो हम बहुत सारी अमेंडमेंट्स के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं और इन अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जिनको हमें मस्ट रीड करना है, तो आज मैंने आपके लिए वो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हैं वो आज चूज़ की हैं, जिनको रीड करके हम प्रीलिम्स के अंदर अगर हमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट से तो हम उसको ईजिली जो है उसको वहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। सो स्टूडेंट, अगर आप SCS प्रीलिम्स के लिए अगर कोई आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, जिसको ज्वाइन करके आप अपनी प्रेपरेशन को और भी बढ़िया ऑर्गेनाइज जो है वो कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ आपको ऑटो IAS अकेडमी के ऐप के ऊपर जो है अवेलेबल है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अमेंडमेंट से रिलेटेड हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस टाइप का हमें पूछा गया है, तो 2023 SCS प्रीलिम्स में हमारे पास जो क्वेश्चन है दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द केशव नंद भारती जजमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है और पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर के ऊपर पूछा गया है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अमेंड कर सकते हैं या पार्ट में कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ ईजली सॉल्वेबल क्वेश्चन जो है, अगर हमने एक बेसिक पॉलिटी का हमारा जो सिलेबस है उसको बड़ी अच्छी तरह से हमने गो थ्रू किया हुआ है। ठीक है। सो अब अगर हमारे पास कोई अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरह से हैंडल यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में ज़रूर यहाँ पे पता होना चाहिए, जिसके लिए आज हम वन बाय वन वो सारी अमेंडमेंट को यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे और उनके रिजल्ट क्या रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कि 1951 में ये अमेंडमेंट किया गया था। इस अमेंडमेंट को करने का रीज़न हम देखते हैं तो उस समय गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म लॉ लेके आ रही थी, ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया जा रहा था, तो उसके लिए कुछ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंड रिफॉर्म लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ मेड दिस अमेंडमेंट एट दैट टाइम। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ लॉ जो थे उनको 9th शेड्यूल जो था यहाँ पे एक ऐड किया गया था और उसमें ये रिफॉर्म रिलेटेड लॉ जो थे वो ऐड किए गए थे और इसके साथ साथ आर्टिकल 31A और 31B जो थे ये भी यहाँ पे इंसर्ट किए गए थे। सो दैट वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951, जिसके अंदर द 9th शेड्यूल जो था वो यहाँ पे ऐड किया गया था। इसके बाद सेकंड जो अमेंडमेंट हम देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द 7th अमेंडमेंट, जो कि 1956 में ये होती है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा यूनियन और स्टेट का स्ट्रक्चर था वो पहले 4 पार्ट में डिवाइड होता था, पार्ट A, B, C और D। इसको रीऑर्गेनाइज किया गया एंड इट वाज रीऑर्गेनाइज इनटू द कैटेगरी ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में इसको कैटेगराइज जो था यहाँ पे किया गया। इसके साथ the parliament was given power to establish a one common high court for 2 or more state जो रखा गया। तो ये 2 मेजर रिजल्ट जो है हमें इस अमेंडमेंट से देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट 18th अमेंडमेंट 1966 का ये हमारे पास 18th अमेंडमेंट यहाँ पे आता है और इस अमेंडमेंट भी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को ये पावर दिया, इसके अंदर पार्लियामेंट जो था बाय लॉ दे गॉट द पावर के अगर पार्लियामेंट बाय लॉ कोई नई स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है, कोई नई स्टेट या नई यूनियन टेरिटरी को फॉर्म करना चाहती है तो वो जो है इसको यहाँ पे कर सकती है। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर जो है यहाँ पे मिलता है, जिसके हम देखेंगे कि 1966 में पंजाब एंड हरियाणा जो थे 2 स्टेट भी हमारे पास बनी है बाय बाइफरकेटिंग द पंजाब हेयर। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 का, इस अमेंडमेंट के अंदर जो पार्लियामेंट थी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि इट कैन अमेंड एनी फंडामेंटल राइट एंड इसके लिए इन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 जो है इसको इन्होंने यहाँ पे अमेंड किया था कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। ये जजमेंट हम देखेंगे तो ये इट वाज पर्टिकुलरली इन रिस्पांस टू द गोरखनाथ केस के बाद आई थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को मना किया था कि वो फंडामेंटल राइट जो हैं उनको अमेंड जो है नहीं कर सकते हैं। तो उसके रिस्पॉन्ड में हम देखेंगे 1971 का अमेंडमेंट यहाँ पे आता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है, दिस इज़ द 25th अमेंडमेंट 1971 यहाँ पे आता है। तो इस अमेंडमेंट के अंदर पार्लियामेंट मेड ए लॉ कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कवरिंग अंडर आर्टिकल 39 और बी और सी अगर इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट जो हैं वो वायलेट होते हैं तो दे विल नॉट बी कंसिडर एज ए इनवैलिड। ठीक है, तो इफ़ द आर्टिकल 39 और बी और सी का इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल 14 1931 को वायलेट करता है तो वो इनवैलिड नहीं होगा, यानी कि इस अमेंडमेंट के नीचे फंडामेंटल राइट्स जो थे इसको एक सुपीरियर स्टेटस दिया गया एज कंपेयर टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन कम द 31st अमेंडमेंट 1973 का ये अमेंडमेंट यहाँ पे आता है, जिसके अंदर लोकसभा की जो सीट्स थी उसको 525 से 545 इंक्रीज किया गया। आफ्टर दैट कम द नेक्स्ट अमेंडमेंट दैट इज़ द 36 अमेंडमेंट 1975 इसके अंदर आती है, जिसके अंदर सिक्किम जो कि पहले हमारी एक एसोसिएटेड स्टेट थी एंड इट बिकम द फुल फ्लैश स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। देन कम द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये एक बहुत मेजर अमेंडमेंट थी जिसको हम पॉलिटी में जब रीड करते हैं तो हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में भी इसको हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी प्रोविजन को चेंज किया गया था। तो मैं सारी तो नहीं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम यहाँ पे ले पाएंगे, लेकिन इस अमेंडमेंट को आप जरूर थॉरोली रीड करके जाइएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे प्रेम्बल के अंदर 3 नए वर्ड ऐड किए गए, दैट इज़ द सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसके बाद एक नया चैप्टर द फंडामेंटल ड्यूटी जो था वो यहाँ पे ऐड किया गया इस अमेंडमेंट के बाद अंदर आर्टिकल 40 पार्ट 14A और आर्टिकल 51A के नीचे। इसके बाद प्रेसिडेंट जो थे उनको बाउंड कर दिया गया कि जो भी कैबिनेट का डिवाइस होगा उनको ऊपर बाइंडिंग होगी, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर था उसको 5 साल से बढ़ा के 6 साल के लिए उसको इंक्रीज कर दिया गया। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ली हैं जो 42nd अमेंडमेंट के नीचे यहाँ पे ऐड की गई थी। आफ्टर दैट कम द 44th अमेंडमेंट 1978, और इस अमेंडमेंट के अंदर हम देखेंगे कि जो पहले 42nd अमेंडमेंट में जो मेजर प्रोविजनिंग चेंज हुई है उसको थोड़ा रेक्टिफाई इसके अंदर यहाँ पे किया गया है, जिसके अंदर लोकसभा की जो ओरिजिनल टर्म थी 5 साल उसको रिस्टोर किया गया, 6 साल से 5 साल किया गया। जो टर्म थी जिसके बेस के ऊपर प्रेसिडेंट जो थे आर्टिकल 352 के नीचे जो नेशनल एमरजेंसी इम्पोज करते थे उसका जो ग्राउंड था आर्म्ड रिबिलियन, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको रिप्लेस किया गया बाय द टर्म आर्म्ड रिबिलियन हेयर। और इसके साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी जो था इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड इट वाज मेड ओनली ए लीगल राइट। एंड प्रेसिडेंट जो थे जो थे he or she can declare the national emergency but only on the written recommendation of the cabinet only। तो ये कुछ प्रोविज़न हैं जो हमने यहाँ पे 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, एंड दिस अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए इसको किया गया था, जिसके चलते 12th शेड्यूल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड जो है किया गया। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो वॉलंटरी अपनी एक दूसरे की पार्टी को छोड़ के एक्सचेंज करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लग जाता है और अब उनकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है बोथ इन पार्लियामेंट एंड एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, ये हमारे इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड ये हमारी अमेंडमेंट है, और इस अमेंडमेंट के चलते जो वोटिंग एज था उसको 21 ईयर से रिड्यूस करके 18 ईयर जो था वो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कर दिया गया था। आफ्टर दैट कम द नेक्स्ट अमेंडमेंट, दिस इज 65th अमेंडमेंट एक्ट 1919, और इस अमेंडमेंट के नीचे हम यहाँ पे देखेंगे जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो पहले बनाया गया था उसको जो था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था वो इस अमेंडमेंट के नीचे जो था दिया गया था टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST कम्युनिटी। आफ्टर दैट कम द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जिसके चलते हम देखेंगे जो हमारी रूरल लोकल बॉडीज थी, फॉर एग्जांपल द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द सिंघवी कमेटी पहले। और इस अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू पार्ट 9th ऐड किया गया विद 11th शेड्यूल, जिसके अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट जो थे वो यहाँ पे ऐड किए गए।
देन कम द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 यहाँ पे आती है। इसके अंदर जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पे जो था कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला गया। फॉर एग्जांपल हमारी म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो आ जाती हैं। इस अमेंडमेंट के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9th ए, जिसके अंदर एक नया शेड्यूल 12th शेड्यूल जो था ऐड हुआ और 18 सब्जेक्ट जो थे वो अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए जो इस लिस्ट में यहाँ पे ऐड किए गए थे। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जिस अमेंडमेंट के नीचे राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। सेकंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारा आर्टिकल 45 था उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ। सब्जेक्ट मैटर चेंज फ्रॉम के 0 से 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक नई फंडामेंटल ड्यूटी 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ऐड हुई थी अंडर आर्टिकल 51A के नीचे, जिसके नीचे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना उनके पेरेंट्स और गार्डियन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन कम द 89th अमेंडमेंट 2003। इस अमेंडमेंट के चलते हम देखेंगे कि जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था इनको बाइफरकेट किया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज नाउ कवर अंडर आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो था उसको एक अलग बॉडी में बनाया गया अंडर आर्टिकल 338A। तो 89th अमेंडमेंट जो है इट बेसिकली कवर जो हमारा पहले जॉइंट कमीशन था नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST उसको बाइफरकेट किया गया विद SC एंड ST कमीशन के अंदर। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इस अमेंडमेंट के नीचे जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज था बोथ एट द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर लेवल जो था उसको 15% तक जो था लिमिट कर दिया गया। ये जो 15% है यहाँ पे याद रखिएगा, दिस 15% इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा और एज इन द केस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पार्लियामेंट मत कंफ्यूज होइएगा, नॉट पार्लियामेंट बट लोकसभा। देन कम द नेक्स्ट अमेंडमेंट दैट इज द 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 यहाँ पे आ जाती है। दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। अलॉन्ग विद इट इसके अंदर जो राइट टू फॉर्म हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको फंडामेंटल राइट भी माना गया अंडर आर्टिकल 19 के नीचे यहाँ पे। एंड देन कम द 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017 और इसके अंदर जो GST था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। सेंटर स्टेट का जो फाइनेंशियल कंडीशन था उसको पूरा ओवरऑल किया गया इसके अंदर, तो GST जो था इसके अंदर इम्प्लीमेंट जो था किया गया। देन कम द 102nd अमेंडमेंट 2018। इस अमेंडमेंट के चलते जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था जो कि पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था उसको जो था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था वो इस अमेंडमेंट के बाद दे दिया गया। सो नाउ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 103rd अमेंडमेंट 2019। इस अमेंडमेंट के चलते जो वीकर सेक्शन था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, फर्स्ट टाइम उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया, जिसके चलते आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया जिसके अंदर 10% जो रिजर्वेशन थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उनको रिजर्व रखा गया फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और ये अमेंडमेंट हम देखेंगे पिछले कुछ पेपर में SCS में ये पूछा भी जा चुका है। सो स्टूडेंट दीज वर द 20th मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं जो हमें एज ए पॉलिटी जब हम सब्जेक्ट को गो थ्रू होते हैं तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन अमेंडमेंट को आपने जरूर अच्छी तरह से गो थ्रू होके जाना है क्योंकि यहाँ पे पिछली बार भी 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। सो मेक श्योर कि ये अमेंडमेंट आपके फिंगर टिप्स पे हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।